हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एजुकेशन प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। और आज मैं आपके सामने आया हूं एक बहुत ही शानदार लेक्चर के साथ। अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो जो क्लास 12 का चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप बशर्ते आप वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के साथ हम डील करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तो एक तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पर आता है वो किससे आता है, फंक्शन से। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे, जैसे कि बाइजेक्टिव फंक्शन से क्वेश्चन इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ पर आया था। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, और अगर आप पूरा यहाँ पर इस चैप्टर को देखते हैं तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर चैप्टर की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे पहले यहाँ पर देखें रिलेशन क्या होता है। तो ये कहता है अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी। तो रिलेशन क्या है, मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है, शर्त ये है वो सेट एम्प्टी ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पर मान लिया कि एक हमारे पास ए सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1,2, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2, क्या 3, ठीक है। अगर हम इन दोनों का क्रॉस करा दें, अगर हम इन दोनों क्या करा दें, क्रॉस, तो ए क्रॉस बी को हम नाम देते हैं किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका नाम देंगे भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्लियर हो गई बात, किसका नाम देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, इसी का सबसेट जो होता है वही क्या होता है, रिलेशन। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या ए इनटू बी। क्लियर हो गई बात, क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए आगे देखें, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन है क्या, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके क्या आते हैं, रिफ्लेक्सिव आता है सबसे पहला। यहां से देखिए क्या है भाई, सबसे पहला होगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे कि आपके पास एक सेट ए गिवन है, ठीक है, एलिमेंट क्या है 1,2 में क्या है 3, ये एलिमेंट आपके पास दिए हुए हैं। अब यहां पर अगर कोई रिलेशन इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1,1 है, 2,2 है, और क्या है 3,3 है, तो ये हमारा क्या होगा, ऐसा जो रिलेशन हमारा होता है ये कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव। देखिए इसको बहुत अच्छे से मैं तरीके से आपको समझा देता हूं यहाँ पर एक स्लाइड लेके, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की हमने यहाँ पर बात करी, देखिए भाई किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। पहला रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है भाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया, कोई भी यहाँ पर एक सेट लेट कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए गिवन सेट है ए, एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं 1,2,3, ठीक है। रिलेशन लिखा हुआ है कि 1,1 है, 2,2 है, और 3, क्या है 3। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए में जितने एलिमेंट मौजूद हैं वो सब अपना डबलेट्स बनाएं, वो सब अपना हमशक्ल बनाएं, वो सब अपना अगर डबलेट्स बनाते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, ये एक टाइप का रिलेशन और है। अगर हम इसको यहाँ पर कोई पूछे आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, ये यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। इस बात को नोट कर लें, पेन और कॉपी निकालें और फटाफट नोट कर लें, इस रिलेशन को क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहता है। अब सर डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। तो बेटे यहाँ पर हर एक जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। सर एक एग्जांपल दे दो फटाफट। तो देखें बेटे, एक रिलेशन यहां पर मैंने लिखा जिसमें 1,1 है, 2,2 है, और 3,3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 1,2। ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्या कहता है बच्चे, आइडेंटिटी ये कहता है कि भाई जितने गिवन सेट में एलिमेंट थे वो सब सिर्फ और सिर्फ वही अपनी हमशक्ल बनाए, वही अपने डबलेट्स बनाए। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि मेरी कंडीशन जो ये है कि गिवन सेट में जो एलिमेंट मौजूद हैं वो अपना डबलेट बनाए। भाई पहली मेरी शर्त ये है कि जो सेट गिवन सेट ए है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सब अपना डबलेट बनाए, और उसके बाद और भी एलिमेंट आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कहता है रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी का साफ कहना है कि नहीं, जो गिवन सेट में एलिमेंट मौजूद हैं मुझे सिर्फ वही वही अपने रिलेशन में चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है।
अगली बात कर लेते हैं किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बच्चे? सिमेट्रिक की बात करें, कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन देखें, सिमेट्रिक रिलेशन का सिंपल मतलब होता है उल्टा पुल्टा। क्या होता है भाई? उल्टा पुल्टा। बोले उल्टा पुल्टा क्या है? उल्टा पुल्टा का मतलब ये है, सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में बैठा हुआ है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ये शर्त है किसकी? सिमेट्रिक रिलेशन की। इसलिए हम बोलते हैं इसको उल्टा पुल्टा। ए कॉमा बी है, उसका उल्टा बी कॉमा ए भी होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, 1 कॉमा 2 अगर रिलेशन में है तो यहाँ पर 2 कॉमा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 कॉमा 1। भैया उसका उल्टा अगर है तो वो सिमेट्रिक बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए ट्रांजिटिव की तरफ चल देते हैं। ट्रांजिटिव क्या है? ठीक है, फटाफट इसको एकदम करते हैं कंप्लीट, मजा आ जाएगा आपको इस लेक्चर में। देखिए ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं भाई। बोले ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो बच्चे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि पहले मेरी दो शर्तें मानो, पहले मेरी दो शर्तें पूरी करो और उन दो शर्तों को पूरी करने के बाद देखो कि मेरी तीसरी शर्त पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई ए कॉमा बी रिलेशन में है, चेक करो। ठीक है, फिर ये जो सेकंड एलिमेंट बी है, क्या इससे मिलता जुलता बी कॉमा सी भी किस में है? रिलेशन में है। अगर ये दो शर्तें ये कहता है मेरी पूरी हो रही है, तब मेरी तीसरी शर्त के लिए जाओ कि अब देखो कि ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं। अगर ए कॉमा सी रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसका एक स्पेशल केस देखें, बड़ा शानदार है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताएं कि भाई यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया मैंने कि ये एक रिलेशन है और इसमें 1 कॉमा 2, ये यहाँ पर एक रिलेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं कहता हूँ कि बताइए ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहाँ से देखें, आधे बच्चे कहेंगे कि सर ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, और आधे कहेंगे ना ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? बच्चे ये ट्रांजिटिव होगा। अब क्यों होगा भाई? उसने ये क्या कहा था कि भाई पहला ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन को, और अगर बी कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तब आप तीसरी की तरफ जाएंगे। अगर दूसरी कंडीशन मिली ही नहीं, ये कंडीशन मिल ही नहीं रही है, जब ये कंडीशन यहां से नहीं मिल रही है तो हम दूसरी की तीसरी की तरफ चेक कैसे कर सकते हैं? यानी 1 कॉमा 2 है लेकिन 2 से पेयरिंग करने वाला यहां पर कोई भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है, तब भी ये क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई, ट्रांजिटिव भी क्लियर हो गया। इसके बाद एक ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। क्या हो? बोले भाई रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। क्या हो? सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। क्या हो? ट्रांजिटिव। ऐसे रिलेशन को, एक ऐसा रिलेशन जो तीनों कंडीशन शो करे, बोले क्या है? बोले वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है भाई? वो बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान से समझें इस बात को। क्या बनेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा देता हूं कि जैसे मैंने एक रिलेशन यहां पर लिख लिया 1 कॉमा 2 कॉमा 3 एलिमेंट के लिए। क्या लिखा? 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1। ठीक है भाई? ठीक है भाई, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ये कैसा रिलेशन है? ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे है गुरुजी? चेक करा देखें। रिफ्लेक्सिव की बात करें, मैंने कहा था गिवन सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सब अपना डबलेट्स बना रहे हैं। 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है। ठीक है भाई? उसके बाद सिमेट्रिक की बात करी थी तो 1 1 इसका तो उल्टा 1 1 होगा, 2 2 का उल्टा यही होगा। 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 है। बोले ठीक है भाई। ट्रांजिटिव को लेके देखें, 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 1 है। देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 कॉमा 1 है। क्या 1 से शुरू होने वाला है? ठीक है। 1 कॉमा 2 है तो 1 कॉमा 2 ये खुद है। ठीक है। उसके बाद देखें और कोई दिया हुआ है, बोले 2 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है तो 2 कॉमा 1 ये खुद है। 3 कॉमा 3, 3 से शुरू होने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। अब देखें 1 कॉमा 2 है,
1,2 है, 2,1 है, 1,1 ये बैठा है, ठीक है। और उल्टा यहाँ से लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे, राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, दोनों तरफ से ये क्या आएगा, ट्रांजिटिव आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्लियर हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें यहाँ पर, अब इसके बाद देखें टाइप्स ऑफ रिलेशन जब आपके क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन साफ साफ आपके पास लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो क्या है, आर इज इक्विवेलेंस रिफ्लेक्शन इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात, ठीक है। दोबारा मैं आपको रिकैप कराता हूँ। रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं सर, बोले पहला रिफ्लेक्सिव होता है। आपने बताया गिवन साइड में जो एलिमेंट मौजूद होंगे उन सबकी हम शक्लें अगर उसमें हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक उल्टा पुल्टा मैंने बताया, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया ए कॉमा, पहली दो शर्तें, ट्रांजिटिव कहेगा ना पहले मेरी दो शर्तें मानूं, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तब तीसरी की तरफ से चेक करने जाओ कि ए कॉमा सी है या नहीं। अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है ही नहीं, तब भी वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। और जो तीनों कंडीशन शो करता है बच्चे, मैंने आपको बताया कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। फंक्शन के बारे में बात करता है। फंक्शन से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये है रिलेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, वो यहाँ पर आप फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लें बच्चे। अगर अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं कि इस चैप्टर से कोई भी चीज, सिंगल एमसीक्यू भी आपका नहीं छूटना चाहिए, तो फटाफट पेन कॉपी उठाएं और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है जो नोट लिखा किया हुआ होता है वो हम अभी तो नोट कर लेते हैं, जब हम लेक्चर देख रहे हैं तब हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ बोल बोल के। लेकिन जैसे ही आपका कुछ टाइम बाद आप अपनी कॉपी खोल के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ लिखी हुई है तो लिखी हुई क्यों है। जैसे ट्रांजिटिव, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भाई ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। आप इतनी ही चीज़ लिख के छोड़ देंगे, आप ट्रांजिटिव के लिए इतनी ही चीज लिख के छोड़ देंगे और आप समझेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट आ गया। नहीं आया बच्चे, मैंने आपको जब बोल बोल के चीजें सिखाई। मैथमेटिक्स को पढ़ने का या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी टीचर आपके लिए बोल रहा है, जो भी जब उस लेक्चर को समझाते हुए बोल रहा है, कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी कॉपी में नोट करनी चाहिए। समझ में आ गई बात। फिलहाल ये तो वीडियो है तो आप बार बार रिपीटेशन में इसको देख सकते हैं, यही बेनिफिट है, ठीक है। चलिए तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठे। देखें यहाँ पर ये फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं। कहता है ए इज अ फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट, देन कहता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं, हमको कोई गिवन सेट दे दिया, उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे बताइए, ठीक है। तो उस टाइम फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 टू दी पावर n स्क्वायर। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। ए क्रॉस ए पर ये डिफाइन है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर यहाँ से पूछता है, नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ से पूछता है, तो 2 की पावर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, बोले n का वैल्यू है 3। कितना वैल्यू है, 3। तो बोले 2 टू दी पावर n मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 की पावर 9 हो गया। 2 टू दी पावर 9 कितना होता है, 512। कितना होगा, 512। यानी कितने रिलेशन बनेंगे, 512 रिलेशन बनेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसको भी नोट करें। फॉर्मूला सिर्फ नोट करेंगे तो हो सकता है कि सारी बातें क्लियर ना हो पाए, ठीक है। चलिए आगे देखें क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई भी गिवन सेट ए दे दिया, तो वहां पर उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n। n क्या है, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ में आ गई बात, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। गिवन सेट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं वो वहां पर होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। अगर सिमेट्रिक की कंडीशन कहेगा कि सिमेट्रिक नंबर ऑफ रिलेशंस हमको बताने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्या होता है, 2 टू दी पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन में कितना, 2। ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है।
समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बोर्ड के पर्पज से अगर आप इतने फॉर्मूले लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका ये चैप्टर जो है तैयार है, ठीक है बच्चे। चलिए फंक्शन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। कैसे है फंक्शन, क्या है, अभी मैंने आपको बताया क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, रिलेशन का, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डोमेन हैज एग्जैक्टली ओनली एंड ओनली वन आउटपुट इन को डोमेन सेट बी। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य ये है कि सेट ए जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, एक पेज ले लूं मैं यहाँ पे, देखिए कहने का तात्पर्य ये है बच्चे कि भाई ये जो आपके पास सेट ए दिया हुआ है और ये जो आपके पास सेट बी दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। क्लियर है बात? सेट बी में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सबका अगर हम एक सेट बना के तैयार कर दें तो उसको हम बोलते हैं बच्चे को डोमेन। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोला मैंने, अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी, ठीक है भाई। इसका मतलब यहाँ पर अगर एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एग्जैक्टली ओनली एंड ओनली वन आउटपुट, यानी कि जो गिवन सेट ए है उसमें से हर एक एलिमेंट ओनली एंड ओनली एक ही आउटपुट अगर दे रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा फंक्शन। समझ में आ गई बात? वो क्या होगा, फंक्शन। डोमेन क्या होता है, आपने इनपुट क्या डाला, कोडोमेन सेट बी में जितने एलिमेंट मौजूद हैं वो क्या है, कोडोमेन। रेंज क्या है, इनपुट डालने पे आउटपुट क्या निकल के आया, ठीक है, जूसर है, ठीक। आपने उसमें क्या डाला भाई, मैंगो डाल दिया, तो मैंगो है इनपुट। मैंगो डालने के बाद गिलास में क्या आया, मैंगो जूस निकल के आया, तो वो क्या है, आउटपुट। यानी कि मैंगो है डोमेन और मैंगो जूस क्या है, रेंज। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या होगा भाई, फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए फंक्शन को और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर तो कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन सेट ए टू बी। ए क्या है, डोमेन, और बी क्या है, कोडोमेन। इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कोरिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट इन बी। जो बात मैंने बोली थी वही इन्होंने बोली है, ठीक है भाई। कहता है ए इज कॉल्ड डोमेन, अभी मैंने आपको बताया, और बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। बी कैसा होता है भाई, कोडोमेन होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लें। कहता है फॉर एनी एक्स एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, फंक्शन एफ कोरिलेटेड टू एन एलिमेंट इन सेट बी, दिस इज नोटेड बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए और रेंज मैंने आपको समझा दी, बहुत सिंपल डेफिनेशन में। रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ से क्या दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला क्या आता है हमारा, वन वन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। वन वन क्या है, चलिए भाई इसको भी समझ लेते हैं, वन वन क्या है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे वन वन की जब ये बात करेगा, किसकी बात करेगा भाई, वन वन फंक्शन। किसकी बात कर रहा है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है भाई, वन वन से ही समझ में आ रहा है कि एक सेट ए है, एक बी है, कोई भी एलिमेंट सिर्फ एक के साथ अटैच होना चाहिए, एक के साथ अटैच होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। और जो फंक्शन वन वन नहीं है, जैसे भाई यहाँ पर ये सेट मैंने ए ले लिया, बोले भाई ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये ए है और ये बी है, ठीक है। वन वन के वन ए के साथ भी चला गया और वन बी के साथ भी चला गया, तो ये वन वन नहीं रहा। समझ में आ गई बात? यहाँ से पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं रहा भाई, एग्जैक्टली वन आउटपुट होना चाहिए ना। हम भी फ्लो में क्या ही बता दें। देखें 1, 2, 3 ए, बी, वन भी ए के साथ चला गया, टू भी ए के साथ चला गया और थ्री भी ए के साथ चला गया, ठीक है। तो फंक्शन तो है, वन का भी एक ही आउटपुट है, टू का भी एक ही आउटपुट है, थ्री का भी एक ही आउटपुट है। पहले वाला जो हमने बनाया था वो फंक्शन नहीं था, क्योंकि बन के दो आउटपुट निकल गए थे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब मैनी, कई सारे एक की तरफ जा रहे हैं, मैनी वन की तरफ जा रहे हैं, मैनी वन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन होगा भाई, ये फंक्शन होगा मैनी वन। कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा हमारा मैनी वन, मतलब नॉट इंजेक्टिव।
समझ में आ गई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम किसकी बात कर लेंगे? बोले भाई ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। दूसरा नाम होता है भाई सरजेक्टिव। क्या है? सरजेक्टिव। ठीक है भाई, सरजेक्टिव फंक्शन की यहां पर बात चल रही है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ऑन टू फंक्शन में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं। एक ही चीज याद कर लो, ज्यादा घिचपड़ करने की जरूरत है नहीं भाई। कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल है, कोडोमेन किसके इक्वल है? बोले रेंज के इक्वल है, तो फिर ये फंक्शन कैसा होगा? तो बेटे ये फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा क्या 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 क्या? ऑन टू फंक्शन। कैसा हो जाएगा भाई? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा अगर कोडोमेन किसके इक्वल है? रेंज के। कोडोमेन तो गुरुजी समझ में आ गया कि सेट बी में जितने एलिमेंट है उनका सेट तैयार कर दूं, वो होती है कोडोमेन। रेंज समझ नहीं आया मन में। तो रेंज क्या है? रेंज कैसे निकालते हैं? तो रेंज में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं बेटे। दो चीजें आपको तैयार करके चलनी है और इसको फटाफट नोट कर लें। रेंज के लिए पहली और दूसरी चीज। ठीक है, पहली चीज की बात कर लेते हैं भी। पहली चीज क्या है? ठीक है, अगर जो फंक्शन है, एक तो हम ये कर सकते हैं चेंज एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है भाई, पहली चीज तो हो गई ये जो पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी फंक्शन आए, फंक्शन किस में आता है? y इक्वल टू में आता है। y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ होता है। मैंने क्या बताया भाई? रेंज निकालनी है तो या तो ये करो कि चेंज x इन टर्म्स ऑफ y, x को किसकी टर्म्स में लिख लो? y की टर्म्स में। ठीक है, दूसरी चीज जो यहां पर है वो क्या है? वो है अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक है, इफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर फंक्शन कैसा है बच्चे? अगर फंक्शन यहां पर क्वाड्रेटिक है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? अगर इक्वेशन ये लिखी हुई है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चे क्या करें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी माइनस वाई को कांस्टेंट मान के इक्वल में क्या लिख लो? 0। और यहां से करने के बाद भाई डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फटाफट नोट कर ले, बहुत ही झमाझम चीज बताती है। ठीक है, चलिए नोट कर लें इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात? इन्हीं दो पे बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर। लीनियर है तो चेंज एक्स इन टर्म्स। क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है तो क्या करेंगे भाई? बाई को इस साइड लाएं, डिस्क्रीमेंट निकालने। डिस्क्रीमेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फंक्शन में डोमेन देखें क्या दी हुई है? नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, क्या है? अगर रियल नंबर है तो डिस्क्रीमेंट क्या हो जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वहां से आपके पास बेबी कर्व मेथड लगाने के बाद क्या आ जाएगी? आपके पास एक इंटरवल आ जाएगा जिसमें पता चल जाएगा कि फंक्शन की रेंज यहाँ पर क्या है। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए इसके बाद कहाँ गया? ये है फंक्शन। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि भाई ऑन टू क्या है और वन क्या है। अच्छा, इसके बाद एक जो चीज रहेगी वो क्या है? बाइजेक्टिव। क्या है? बाइजेक्टिव। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी 2024 में जो बोर्ड में आया था वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन से आया था। भाई बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा होता है, सिंपल समझ लो, जो फंक्शन वन भी शो करे, जो फंक्शन वन भी शो करे और साथ ही साथ ऑन टू भी शो करे। ठीक है, अगर कोई फंक्शन वन और ऑन टू दोनों चीजें शो करता है, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव होगा। इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सरजेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? बोले सर जी ऑन टू तो समझा दिया आपने कि रेंज में कैसे निकालते हैं, वो सब हमें समझ में आ गया, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बोले वन नहीं आया, वन कैसे प्रूफ करेंगे? तो वन के कई तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैं भी वन के तरफ लेके चलूंगा। क्वेश्चन जब आएंगे उसमें हम डील करेंगे कि किस तरीके से वन के लिए देखते हैं। अभी हम कुछ फॉर्मूलों से डील कर लेते हैं। देखिए भाई, बहुत ही शानदार फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखें क्या है। ठीक है, देखें क्या दिया हुआ है। कहता है नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये है आपके पास। ठीक है,
नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर हमें निकालने हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे ये निकालने हैं, तो उसका ए टू बी फॉर्मूला है एन पी एम। पी का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन। क्या होता है? परम्यूटेशन। अगर m लेस देन इक्वल टू 0 है, m क्या है? देखो साफ साफ इन्होंने लिखा है a एंड b। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बहुत ही इसको नोट कर लें बेटे। कोई सेट a है और एक सेट हमारे पास b है। ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको m से रिप्रेजेंट किया गया है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसको n से रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आ गई बात? कंडीशन क्या कहता है? अगर m लेस देन इक्वल टू n है, अगर m का वैल्यू या तो n से कम है या फिर n के बराबर है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? एन पी एम से, एन पी एम। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर अगर यहाँ पर m और n इक्वल हैं, तो n और n अगर इक्वल हैं तो ये कहता है, अच्छा वो तो वहीं पे केस हो गया, दूसरा केस ये है, देखिए बना दे बॉक्स, बोले ये है, लियो जे बना दिया, ठीक है। इसको देखो और डार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, ये है। अगर m ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 होते हैं। नोट कर ले भाई ये बात, MCQ में पूछी जाएगी, झटपट लगाना है, ठीक है। अगर ये चीज याद नहीं है ना तो फिर बनाते रह जाओगे मैपिंग डायग्राम, समझ में नहीं आएगा कि कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे, ठीक है। तो अगर m ग्रेटर देन n है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे 0, और अगर m लेस देन और इक्वल टू n है तो देखो मैं फिर डार्क कर देता हूँ, इस बात को नोट कर लें, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होते हैं npm। p का मतलब परमुटेशन होता है, npr सब जानते होंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, देखें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी इंट्रो था हम यहाँ पर कर चुके हैं कंप्लीट, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेट ए है, एलिमेंट है 5 6 7। क्या एलिमेंट दिए हुए हैं? 5 6 7, और यहाँ पर रिलेशन आर लिखा हुआ है, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ है, कैपिटल आर से रिलेशन दिया होगा। क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ये ऑप्शन ए है, यहाँ पर नोट कर दें भाई इसको, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये है ऑप्शन डी, ठीक है भाई। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहता है सेट ए हमारे पास दिया हुआ है 5 6 7 रिफ्लेक्सिव। भाई अभी याद करो मैंने तुमको रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, गिवन सेट में जितने भी मौजूद हैं एलिमेंट वो सब अपनी हमशक्ल बना रहे हैं, हमशक्ल के साथ रह रहे हैं, ठीक है, जुड़वा है, डबलेट बना रहे हैं। तो बोले 5,5 सर जी है, 6,6 भी है और 7,7 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अच्छा सिमेट्रिक के लिए पहुंच जाओ, 5,6 है, बोले उसका उल्टा 6,5 है, 6,7 है, 7,6 उसका उल्टा है। बोले ठीक है सर जी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। जैसे ही हम किसके लिए चेक करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ भी चेक करेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ भी चेक करेंगे, दोनों तरफ चेक करते हैं। यहाँ से इधर ही घूम गए तो तुम्हें लगेगा कि ये ट्रांजिटिव है, और अगर इससे इधर देखेंगे तो देखें 7,6 दिखा देता हूँ मैं, 7,6 रिलेशन में बैठा हुआ है और 6,5 भी किस में है? रिलेशन में है। अब अगर दोनों चीजें हैं, 7,6 भी है, 6,5 भी है, तो क्या 7,5 नहीं होना चाहिए था? तो 7,5 रिलेशन में है तो भाई नहीं है। कहाँ है? 7,5 दिख रहा है? बोले नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, बट नॉट ट्रांजिटिव। बोले गुरुजी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोले मजा आ गया, समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, वाह भाई वाह, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1, 2, 3। भाई पेन कॉपी उठाएं और फटाफट इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेगा तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चे, तो देखें भाई क्या करते हैं। देखो भाई किसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं वेल ट्री का। किसका यूज करेंगे भाई? बेल ट्री का हम बेटे यहाँ पर यूज करेंगे। बोले वेल ट्री समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया तो देखें यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप समझें। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है,
नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपके पास कितने हैं 3, ठीक है, तो इस तरीके से देखें यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 0 है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है तो क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ठीक है। फिर जो लास्ट डिजिट था उसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। फिर 1, 1, 1 और 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये जो लास्ट वाला है ये 2 यहाँ पर रहेगा। फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना, 3, 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना, 5। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 4 है तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये यहाँ आके लिख जाएगा। और 5 और 2 को ऐड करेंगे 7, 7 3 को ऐड करेंगे 10, 10 5 को ऐड करेंगे कितना, 15। बोले ये क्या चल रहा है, बोले बेटे ये जो चल रहा है ना इसको तुम समझो ये बन कैसे रहा है, ठीक है। इसको तुम समझो ये चीज़ बन कैसे रही है। अगर तुमने ये समझ लिया कि ये बन कैसे रहा है तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बताते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन क्या है भाई, एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, इन गिवन सेट। जो भी सेट आपको गिवन दिया, यहाँ पर गिवन सेट जो है वो ए है, जो कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो मैंने क्या बताया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 ही बनेगा, वो 1 आ गया। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो कैसे लिखते हैं, ये जो लास्ट वाला है ये यहीं पे लिखा जाएगा। फिर 1 और 1 को ऐड किया जाता है, ये 2 आता है, समझ गए। फिर ये जो लास्ट वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर कैसे करते हैं, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा। 5 लास्ट वाला यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आया, 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 आया, 10 और 5 को ऐड करेंगे कितना आया, 15। उसके बाद है जो तगड़ी बात है वो क्या है कि लास्ट वाले नंबर देख लो क्या आया, बोले यहाँ 1 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 आया, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, 5 आया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया हमारा 15। बोले ये जो हमारे पास आए हैं 1 to 15 ये क्या है, यही तो हैं, यही तो हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी बात। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 बनेगा, 1 ही बनेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, बोले 5। कितने हैं इसमें, 3, 1 2 3, 3 ही तो है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 5। आंसर मिल गया, ऑप्शन डी फॉर डेक्कन चार्जेस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई ये बात, चलिए बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लें बच्चे, इसको यहाँ पर नोट कर लें, इस बात को ध्यान दें, इसको यहाँ पर नोट करें फटाफट। ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है भाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। कितने हैं, 3 हैं, n इक्वल टू 3 है। कहता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर क्या होगा, 2 टू दी पावर n स्क्वायर। बोले n कितना है, n है 3, 3 का स्क्वायर। बोले इसका मतलब ये हो गया 2 टू दी पावर 9। आंसर कितना आ जाएगा, 512। कहाँ बैठा है, ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। कहाँ बैठा है, ऑप्शन नंबर डी में। फटाफट इस बात को नोट कर लें। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, चलिए बहुत बढ़िया। बच्चे इसको जब तक नोट नहीं करेंगे देखिए तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसको जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक कैसे क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये रहा, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास फंक्शन है ना बच्चे, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब। क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब, और प्लस में कितना दिया हुआ है, प्लस में हमारे पास 4 है, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है तो देखें भाई, फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस में कितना है, प्लस में हमारे पास 4 दिया हुआ है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखें, कहता है फंक्शन इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, नन ऑफ दीज होगा। एक बहुत ही बिंदास चीज बताता हूँ, फटाफट नोट कर लें, पेन और कॉपी उठाएं और इस बात को नोट कर लें। बहुत ही दमदार चीज बताता हूँ, क्या है वो, ये है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन जो होते हैं,
मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, समझ में नहीं आई गुरुजी। मोनोटोनिक फंक्शंस की बात करें तो मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो या तो सिर्फ इंक्रीज हो, इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, और डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज ही होते हुए जा रहे हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं मोनोटोनिक। समझ में आ गई बात। जैसे ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पर ले लेते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है e टू दी पावर x, ठीक है। इस फंक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। डिक्रीज है, डिक्रीज ही होता हुआ जा रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। log x की बात करें, ठीक है, क्या फंक्शन ले लिया, log x, ln x लिख सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है, ये भी 1 1 होगा, और e टू दी पावर x भी क्या होगा, 1 1। अगर sin x की बात कर लें, फंक्शन अगर हमारे पास sin x है तो sin x की बात कर लें तो sin x कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये पहले इंक्रीज हो रहा फिर डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं है, मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। sin x फंक्शन जो है यहाँ पर हमारा 1 1 नहीं होगा, समझ में आई। ex 1 1 होगा, ln x भी 1 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही x क्यूब की हम बात करें, किसकी बात करें भाई, x क्यूब की। x क्यूब बच्चे जो हमारे पास होता है, ठीक है, x क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से बनता है, ये बना दो साफ, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये है बच्चे किसका, ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका ग्राफ है, फटाफट जो ग्राफ मैंने बनाए हैं, अब यहाँ पर देखें, इसने दिया है रियल टू रियल। अगर रियल टू रियल की बात करें भाई, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ से रियल टू रियल की बात देखें तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से रियल टू रियल की बात करें तो ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1 होगा। ये कैसा फंक्शन है, बोले भाई ये है 1 1, कैसा है, 1 1 है। समझ में आ गई बात। ये फंक्शन यहाँ से 1 1 होगा, वरना आप सिंपल देख सकते हैं कि अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डालें तो हॉरिजॉन्टल डालने पर अगर कोई ग्राफ 1 टाइम कट होता है तो भी वो क्या होता है, 1 1, यानी क्या होता है, ऑन टू होता है। क्या होता है, ऑन टू, मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू है, 1 1 भी है, ऑन टू है। 1 1 कैसे पता चला, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने बताया मोनोटोनिक क्या होता है। ऑन टू कैसे पता चला, ग्राफ बनाए और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखें, अगर 1 टाइम कट कर रहा है तो वो कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, बाइजेक्टिव फंक्शन है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है भाई, क्लियर हो गई इतनी बात। कैसा फंक्शन होगा ये, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां से देखें, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट सेट ए हमारे पास दिया हुआ है, सेट बी है, कहता था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ऑप्शन ए 2 टू दी पावर n है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देख लें, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 टू दी पावर n, ठीक है, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है। समझ में आ गई बात बेटे। कहता है लेट ए सेट जो दिया हुआ है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक, n तक। बी हमारे पास जो सेट दिया हुआ है उसमें p, q एलिमेंट है, p कॉमा है भाई, ये डॉट नहीं है, ठीक है। कहता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन को तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, आप जाके देखिए, पीछे करिए वीडियो और देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है। ऑन टू फंक्शन की जब बात करेगा तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है वो आप बड़े ध्यान से समझे क्या होता है, ठीक है भाई। चलिए ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो भाई हमारे पास लेट 2 सेट है, फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, ए से बी तक। ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है मैंने कह दिया उसको हम बोलेंगे m, बी में जो है उसको हम बोलेंगे क्या, n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, हम बताने जा रहे हैं क्या, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो भाई ऑन टू फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या होता है, यहां से देखें, अगर m ग्रेटर देन
इक्वल टू एन है, अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, मतलब m बड़ा है किससे, n से, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू दी पावर n माइनस r। आगे देख लेते हैं क्या होता है, n सी r और क्या होता है r टू दी पावर n। कब होगा ये, जब m ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, n। समझ में आ गई बात। इस बात को बच्चे नोट कर लें बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये फॉर्मूला आ गया। और अगर m लेस देन है, अगर m लेस देन n है, अगर m लेस देन n है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, जीरो। फटाफट इस बात को नोट कर लें, बहुत ही शानदार चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये नोट कर लेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम नंबर ऑफ 1 1 और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन से तो क्वेश्चन गलत बच्चे हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात। चलिए नोट कर लिया तो फटाफट क्वेश्चन को फोड़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहीं पे कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला भी आपकी नजर में रहे। तो भाई m की वैल्यू क्या है, बोले वो है n, ठीक है, और n नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b की बात करें तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं दो, p और q। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछता है तो देखें यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि a में एलिमेंट b वाले से ज्यादा है, मतलब ये ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लगेगा, रेड पेन दिखा देते, रेड पेन से इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या है सिग्मा, ठीक है, r इक्वल टू 1 टू दी पावर n, ठीक है, और क्या है माइनस 1 टू दी पावर n माइनस r। n कितना है 2, माइनस में कितना r है, ठीक है, NCR मतलब 2CR आ जाएगा, और इनटू में r टू दी पावर m है, यानी r टू दी पावर n हमारे पास आ जाएगा, ठीक है भाई। r इक्वल टू 1, सिग्मा का मतलब समझते हैं, जैसे r इक्वल टू 1 रखेंगे तो एक टर्म बनेगी, r इक्वल टू 2 रखेंगे दूसरी टर्म मिलेगी, उनको जोड़ देते चले जाएं तो उसमें हम सिग्मा लिखते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर r की वैल्यू 1 डालें तो माइनस 1 टू दी पावर 2 माइनस 1 आएगा, 2c 1 आएगा, डॉट में r हमने 1 डाला है तो 1 टू दी पावर n आएगा, 1 टू दी पावर n प्लस r का वैल्यू 2 लें क्योंकि n 2 तक ही है, ठीक है, n कहाँ तक है 2 तक है। तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1 टू दी पावर 2 माइनस कितना 2, ये आ जाएगा 2c2, और ये हमारे पास डॉट r कितना है, r हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर कितना n, ये आ जाएगा हमारे पास n। समझ में आ गई बात, ठीक है। माइनस 1 टू दी पावर कितना है, ये यहाँ पर 1 बचेगा तो ये माइनस का ही हमारे पास बचने वाला है, 2c1। nc1 क्या होता है, क्लियर से बहुत ध्यान से देखें, nc1 की बात जब ये करता है तो n फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 तो होता ही। इसको ओपन करेंगे n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, कट कटा के nc1 होता है n, क्या होता है n, तो ये 2 आएगा, यानी ये आया माइनस का 2, ठीक है। 1 टू दी पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, माइनस 1 टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। 2c2 कितना होता है 1 होता है, ये आ गया 2 टू दी पावर n। तो आंसर क्या आया, बोले भाई 2 टू दी पावर n और माइनस में कितना 2, ये हमारा आंसर है। कहाँ बैठा हुआ है भाई 2 टू दी पावर n माइनस 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखें ध्यान से, ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, फटाफट इसको नोट कर लें और बार बार इसको रिवाइज करते रहें ताकि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन या फिर 1 1 फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। असर्शन और रीजन यहाँ पर आ गए हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, पहला हमारे पास दिया हुआ है और क्या कहता है, ये कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं p, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b में कितने हैं q, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b इज 2 टू दी पावर pq। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी आपको बताया था वहां पर, बोले ना ये तो फॉर्मूला नहीं था 2 टू दी पावर n स्क्वायर था गुरुजी, तो मैंने कहा बेटे फंक्शन भी तो a टू a से डिफाइन था, तो इसमें भी n इसमें भी n, इसलिए इसको n इंटू n लिखोगे तो क्या आएगा 2 टू दी पावर n स्क्वायर आएगा। अब वो कह रहा है इसमें p है इसमें q है तो p इंटू q आएगा। समझ में आ गया गुरुजी, ठीक है भाई। तो असर्शन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। रिलेशन रीजन की बात कर लेते हैं, कहता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी क्या बताया था, रिलेशन जो होता है सेट ए टू बी से वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन एंड रीजन, ठीक है, वो था करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गई बात, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली तरफ चलते हैं, सेकंड वाले की तरफ।
कहता है अ रिलेशन आर, ये रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1,1 2,3 डिफाइंड ऑन द सेट 1,2,3 रिफ्लेक्सिव। तो देखें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ठीक है भाई, ट्रू है, ट्रू है असर्शन। रीजन की बात कर लेते हैं, रीजन कहता है अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गई बात यहाँ से, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, चौथा असर्शन दिया हुआ है हमारे पास, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास है 1,4 2,5 3,6, ठीक है, और कहता है फंक्शन इज 1,1, बिल्कुल भाई ठीक है, बिल्कुल 1,1 होगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट एक ही के साथ है, 1,4 के साथ है सिर्फ और सिर्फ, 2,5 के साथ है, 3,6 के साथ है, ये बात ट्रू है। कहता है फंक्शन इज 1,1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज, सही बात है, ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए बी में अलग अलग इमेज आती हैं, तो ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। समझ में आ गई बात, चलिए बहुत बढ़िया। फिफ्थ वाला फटाफट देख लेते हैं, असर्शन क्या दिया हुआ है, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है, डोमेन एंड रेंज हमारे पास दिए हुए हैं, और ये कहता है सेट ए हमारे पास ये है, और कहता है आर रिस्पेक्टिवली 1,2,3,4 एंड 2,4,6,8। तो देखिए बहुत ध्यान से, इसमें हमारे पास दिए हुए 1,2,3,4, ये x है, और ये हमारे पास y दिया हुआ है, क्या है 2,4 और कॉमा में कितना 6, कॉमा में कितना 8, ठीक है। अच्छा फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम y की वैल्यू यहाँ से लिखें तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा x/2, y कितना आएगा, y आएगा हमारे पास x/2, अगर हम 1 डालें तो 1/2 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, 2 डालें तो 2/2 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है डोमेन एंड रेंज, ये दोनों क्या है, गलत हैं, तो असर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, असर्शन यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। रीजन देखें, कहता है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आर दी सेट्स ए बिलोंग्स टू ए देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है भाई, एंड बी क्या कहता है, बी बिलोंग्स टू ए देन ए कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है ये, अगर सेट ए क्रॉस ए के लिए अगर ये बात डिफाइन है तो बिल्कुल ये बात सही है। तो ये क्या हो जाएगा, असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से असर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा और रीजन हमारा ट्रू हो जाएगा, असर्शन फॉल्स होगा और रीजन कैसा होगा, ट्रू। क्लियर है इतनी बात, चलिए असर्शन रीजन हमने फोड़ दिए, एमसीक्यू हमने फोड़ दिए। अब चीज ये नहीं है कि हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप ये देखें कि हर एक क्वेश्चंस में आपको डिटेल कितनी मिली। आपने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना सीख लिया, मैं मान सकता हूं कि आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो देखें यहां से अगला, यहाँ पर चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, बहुत ही डिटेल, बहुत ही शानदार एमसीक्यू में लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है, बहुत ही क्लियरिटी के साथ इस चीज को देखें, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां से देखें, कहता है द रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए कॉमा बी सी कॉमा डी ए प्लस डी बी प्लस सी ऑन दी क्या है, ए क्रॉस ए के लिए डिफाइन है, कहता है ए में इतने एलिमेंट दिए हुए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें बच्चे प्रूफ करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, देखें मैंने बताया बहुत दिमाग से, बहुत ही ध्यान से बेटे इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव की बात करें तो पहले आप रिलेशन देख लो है क्या, तो उसने दिया है ए कॉमा बी, इस चीज को देखें, ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, किस तरीके से कि यहाँ पर a प्लस डी किसके इक्वल है, b प्लस सी के, किसके इक्वल है, b प्लस सी के। इस बात को गौर दें कि भाई a और d का सम हुआ है, b और c का सम हुआ है, इस तरीके से ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से ऑर्डर पर, ठीक है। अच्छा हमें क्या लाना होता है, हमें रिफ्लेक्सिव में सिर्फ इतना करना होता है कि हम क्या करें, ये जो सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर है, इसकी जगह हम ए कॉमा बी को ही पुट करके देख लेते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती ही नहीं होती है। तो हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि ए कॉमा बी अगर हम रिलेटेड कराएं ए कॉमा बी से तो क्या ट्रू आएगा। तो देखें भाई बहुत आराम से, बोले क्या था, लास्ट वाले इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट ऐड करके लिखा गया था ए प्लस बी, और इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि बी प्लस है। बोले भाई बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल जेन्युइन बात है, बोले आएगा भाई ए प्लस बी प्लस ए के तो कल होगा ही होगा, तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा।
ये रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आ गई बात? मैं फटाफट रफ करूंगा, इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं भाई। सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक की अगर हम बात करें बेटे, किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की। तो क्या लिखेंगे? फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। नहीं 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 नहीं, हाँ, क्योंकि भाई इसमें ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ दिया है। क्या दिया है? बोले ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के इक्वल है। अब ये बात तो गिवन है, ये रिलेशन तो गिवन है, तुम्हें क्या लाना है वो तुम अपने दिमाग में रखो और वो चीज लाने की कोशिश करो, इस इक्वेशन से वही लाने की कोशिश करो। तो हमें लाना क्या है? बोले सर जी हम इसका उल्टा देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये रफली करके देख लिया करें आप कि लाना क्या है। तो C कॉमा डी अगर रिलेटेड हो जाए A कॉमा बी से, तो बोले इसका मैं लास्ट वालों को जोड़ो, C प्लस बी, C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए आ जाए। अगर ये आ गया तो ये इसका उल्टा रिलेटेड हो जाएगा। तो बोले ये तो लाना आसान है, ये तो लाना आसान है। बोले बस इसको इधर उठा के लिखना है, इसको यही तो लिखना है C प्लस बी, और इसको लिखना है डी प्लस ए। बोले इसी से तो लिख लिया। अरे इसी से तो लिखा है, इसी से तो लिखा है, अलग से थोड़ा लिखा है। जब ये चीज इसी से आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि बेटे इसका उल्टा C कॉमा डी भी रिलेटेड होगा A कॉमा बी से, मतलब ये सिमेट्रिक भी है। समझ में आ गई बात? ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लें, फिर अगले ट्रांजिटिव की लिए तरफ चलते हैं, है ना। चलिए तो मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। ट्रांजिटिव वाला केस देखें बच्चे, ट्रांजिटिव क्या है तो देखें भाई। चलिए ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए जब देखेंगे तो क्या करेंगे? ट्रांजिटिव कहता है मेरी दो शर्तें पहले मानो। तो बोले ठीक है, पहली शर्त बता के है। तो ये कहता है पहली शर्त मेरी ये है कि भाई A कॉमा बी रिलेटेड है C कॉमा डी से कुछ इस तरह कि ये A प्लस डी इक्वल किसके है? B प्लस C के। बोले मैंने दूसरी शर्त माना, तो C कॉमा डी को रिलेटेड करा देते हैं E कॉमा एफ से। ये हमने E कॉमा एफ अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है। बतेरे सोचेंगे बोले पता नहीं कहाँ से आ गया। तो C प्लस एफ ये आ गया, ठीक है, इक्वल में D प्लस ई आ गया। समझ में आ गई बात? अब लाना क्या है वो रफ में करके देख ले भाई। मैंने अभी तो तने बताया कि क्या करेंगे, ये बात रफ में करके देखेंगे। बोले रफ में अगर A कॉमा बी रिलेटेड C कॉमा डी है और C कॉमा डी रिलेटेड E कॉमा एफ करा दिया, तो भाई अभी तो मैंने तुमको बताया था कि A कॉमा बी फिर रिलेटेड होना चाहिए किससे? E कॉमा एफ से। तो बोले अगर ये रिलेटेड होना चाहिए, A कॉमा बी अगर रिलेटेड होना चाहिए E कॉमा एफ से, तो क्या आना चाहिए? बोले इसका फर्स्ट इसका सेकंड A प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आना चाहिए। अब ये तुमने रफ में करके देख लिया तो तुम्हें एक आइडिया लग गया कि यार ये मेरे पास दो इक्वेशन है, कि मेरे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब मुझे इन दो इक्वेशन से कैसे लेके आना है? मुझे इन दो इक्वेशन से ये चीज कैसे लेके आनी है? A प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। तो बोले इनको ऐड कर दो। क्या कर दो? इनको ऐड कर दो। अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट इसको 2 मानूं और इनको ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास A प्लस डी प्लस सी प्लस एफ आ जाएगा, और मेरे प्लस बी प्लस डी सी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा। बोले डी से डी कट गया, ठीक है। बोले सी से सी कट गया। बोले भाई मजा आ गया, A प्लस एफ और B प्लस ई तो बचा। बोले यही तो कह रहे थे गुरुजी लाने को। मैंने हाँ भाई बिल्कुल सही है। और भाई ये जब बचा तो इसका मतलब ये है कि A कॉमा बी रिलेटेड किससे है? E कॉमा एफ से। मतलब भाई ये ट्रांजिटिव है। और जब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। समझ में आ गई इतनी बात? बोले भाई बहुत बढ़िया, समझ में आ गई हमारे। ठीक है भाई, समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कहता है आगे देख लें, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई इक्विवेलेंस क्लास बताओ किस एलिमेंट की? 3,4 की। बोले ये को होवे है इक्विवेलेंस क्लास। बोले ये तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा स्कूल में, इक्विवेलेंस क्लास नहीं पढ़ा। तो बेटे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है अभी समझ में आ जाएगी। देखें कैसे कर दें रफ इसको, ठीक है। चलो नोट कर लिया ना, ठीक है। बहुत ही आराम से समझेंगे भी इक्विवेलेंस क्लास है क्या, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें भाई,
चले भाई, हो जा फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई, इक्विवेलेंस क्लास की बात कर लेते हैं। तो भाई मैं एक एग्जांपल यहाँ पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि भाई जो एग्जाम्पल है बच्चे, वो क्या है, किसके लिए बात कर रहे हैं। तो बेटे मैंने यहाँ पर एक सेट ए ले लिया, मेरे पास मान के चलो सेट ए है, जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। समझ में आ गई बात। मैंने यहाँ पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा। सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास बताने से पहले भाई तने इक्विवेलेंस रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पता है तब तो काम चल जाएगा, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पता है तब काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई देखें, तो भाई वो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो क्या है, वो होगा भाई मैंने यहाँ पर लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 1। बोले ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। मैंने कहा ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लास बतानी है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास जो होती है बेटे वो किसी एलिमेंट की निकलती है। यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस क्लास तुमसे किसी एलिमेंट की तो पूछी है, और किसी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो ये देखें यहाँ पर बहुत ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि बता भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की बता, ठीक है। तो 1 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी। अब 1 किस किस से रिलेटेड है, दोबारा सुने, अगर हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बतानी है तो 1 एलिमेंट किस किस से रिलेटेड है, वही उसका जो सेट बनता है वही इक्विवेलेंस क्लास होती है। तो 1 किस किस से रिलेटेड है, बोले भाई 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये 1 कॉमा कितना 2 आ गया, तो ये क्या है 1 की इक्विवेलेंस क्लास है। अब इसी तरीके से बोले इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, अब 2 की बतानी है तो 2 किससे रिलेटेड है, बोले 2 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है, तो बोले 2, 1। अब बोले इक्विवेलेंस क्लास 3 की बता दो फटाफट, तो 3 तो 3 से ही रिलेटेड है ना, और किसी से है ही नहीं, तो ये आ गया 3। तो ये 3 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई, ये 1 की आ गई, ये 2 का। अच्छा समझ में आ गया। बोले पहली बात तो कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होना चाहिए, अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तब हम किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। कैसे, कि वो एलिमेंट किस किस एलिमेंट से इक्विवेलेंस रिलेशन में रिलेटेड है, वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए ये बात समझ में आई है तो फटाफट नोट करें, फिर इसको देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी 3, 4 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी, ठीक है। चलिए भाई अब देखो यहाँ पर पहले तो इनको ब्रैकेट्स को ही हटा दें हैं। चलिए तो देखें भाई इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे। हमें निकालनी है 3, 4 की। तो बेटे 3, 4 किससे रिलेटेड करा के दिखा दो, तो बोले ये रिलेट हमने करा दिया किससे, 3, 4। अरे यार बड़ा छोटा हो गया। अब देखें तो 3, 4 हमने रिलेट करा दिया a, b से। अब रिलेशन कैसा था, अभी तो तुमको बताया, इसका पकड़ो फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, ठीक है। और तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, बोले ये आ जाएगा 3 + b = 4 + a। तो बेटे a - b क्या आएगा, तो यहाँ से a - b क्या -1 नहीं आएगा। अब a - b -1 है, a क्या है, अब a कहाँ से उठाना है भाई, यहाँ से। तो देखिए कौन कौन, फर्स्ट एलिमेंट a होता है, सेकंड एलिमेंट भी होता है। तो इक्विवेलेंस क्लास इसकी क्या आ जाएगी, इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, देखें ध्यान से। तो बोले ये हो जाएगी हमारे पास, यार ये बार बार जो है डिब्बा निकल के आ रहा है, देखें। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलो इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट देख लें भाई सेट ए में कहाँ से हैं, बोले 1 से 10 तक है, इससे ऊपर ना ले सकते, ठीक है। ए होता है फर्स्ट एलिमेंट, ए क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट, ए है हमारा फर्स्ट एलिमेंट और बी है हमारा सेकंड एलिमेंट। क्लियर हो गई तने इतनी बात, ठीक है। तो देखें भाई इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी, बोले 2, 3, 1, 2 आएगा, बोले आएगा।
अरे 1,2 भी तो आ सके, है ना। तो 1,2 आ गया, 2,3 आ गया, 3,4 आ गया, 4,5 आ गया, 5,6 आ गया, 6,7 आ गया, 7,8 आ गया और 8,9 आ गया और 9,10 आ गया। बोले इससे बाहर ले नहीं सकते, 10 तक ही एलिमेंट है। ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई 3,4 की। अब कैसे हो गई? बोले आपने तो ये बताया था कि रिलेटेड होना चाहिए, तो बेटे रिलेटेड है भाई। 3,4 के साथ मैं रिलेट कराऊं 1,2 का, तो 3 2 5 होता है, 4 और 1 5 होता है। देख ले 3,4। बोले कोई से एक बता, 6,7 ले ले, चल 6,7 ले लिया तने। 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, और 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना रिलेशन को, तो मतलब रिलेशन में बैठा हुआ है। और ये 3,4 से रिलेटेड भी है, तो 3,4 से जितने रिलेटेड एलिमेंट थे वो सब हमने लिख लिए, यानी कि ये क्या हो गई? इक्विवेलेंस क्लास हो गई। आज के बाद इक्विवेलेंस क्लास में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। ना मेरी क्लास में ना इक्विवेलेंस क्लास में, क्लियर है इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए भाई, फंक्शन के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्या कहता है? प्रूव डेट दी फंक्शन एफ डिफाइन कहां से? एन से एन तक। बहुत ही ज्यादा गलती। अब ये क्वेश्चन देखने में आसान है, बोले क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन फटाफट मार देंगे, 1 1 लेके ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स 1 = एफ ऑफ एक्स 2। लेकिन बिट्टे इतनी आसानी से ना होगा, इतनी आसानी से ना होगा। देखें फंक्शन ये दिया हुआ है, कहता है 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये बात प्रूफ करनी है, 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। तो देख ले बेटे, पहले 1 1 के लिए आ जा। ठीक है, किसके लिए बात कर लेते हैं? 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए बात करें तो फंक्शन के है। अब देखो भाई, इसके दो केस में तुमको समझाता हूं। बोले भी एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो देखें आप, तो यहां से बोले क्या हो जाएगा? बोले x1² + x और प्लस में 1। बोले ये हो जाएगा x2² + x2 और प्लस में कितना 1। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब इसको इधर ले आए। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर? बोले x1² माइनस में x2 कर लिया। ठीक है, 1 से 1 यहाँ पर उड़ा दिया। ठीक है, और बोले x2 माइनस में x1 कर लिया। बोले ये बचा x1 + x2 और ये आया x1 माइनस x2। a² माइनस b² लगा दिया भाई, माइनस कॉमन ले लिया, ये आया x1 माइनस में कितना x2। बोले ये हो गया कैंसिल, और ये जब कैंसिल हुआ तो बचा के? बचा ये x + x1 + x2 और प्लस में कितना 1 = 0। और फटाफट लिखाएंगे क्या कि भाई ये नॉट 1 1 होगा, क्योंकि x1 = x2 नहीं आया। तो बेटे सॉल्यूशन गलत किया ना। अरे भाई सॉल्व कैसे करते हैं, यही तो गलती मैंने बताने के लिए क्वेश्चंस तुम लिए हैं, ताकि ये गलती तुम्हारी ना हो। तुमको चैप्टर आता है, तुमको चैप्टर तुमने सोचा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तुमने याद कर लिए। फंक्शन के 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पढ़ लिए। तुमने ये सोचा कि मुझे चैप्टर आ गया, वही गलती कर जाओगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखें इसको किस तरीके से करेंगे, दोबारा देखें बहुत ध्यान से। अब ये जो गलत वाला है ना बेटे, ये भी नोट करें ताकि ये गलती हो ना, समझे कि ऐसे नहीं करना था। देखें तो एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2 से ही शुरू करूं। तो x1² प्लस में कितना x1 है ना, यही तो है। तो x1 + 1, x2² प्लस x2 और प्लस में कितना 1। बोले 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। बोले ये आ गया x1² माइनस में कितना x2², और सबको इधर ले आओ, प्लस का x1 और माइनस में कितना x2 इक्वल में कितना 0। अब यहाँ से इसमें फॉर्मूला लगाओ, तो x1 + x2 आएगा, x1 माइनस x2 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा? प्लस में x1 माइनस x2 इक्वल में कितना 0। समझ में आ गई बात? x1 माइनस x2 कॉमन ले लो। x1 माइनस x2 जब तुमने कॉमन लिया तो तुम्हारे पास बचा क्या? बोले x1 + x2 और प्लस में कितना 1 इक्वल में 0। बोले गुरुजी अभी तो नहीं आया, तो बड़बक देखो तो दिया क्या है? फंक्शन डिफाइन है नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बात तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये 0 में जाके क्या बन जाएगी? 0। और हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 = x2। क्या आ जाएगा? x1 = x2। फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई? 1 1 फंक्शन हो जाएगा 1 1। ये तुमने प्रूफ कर दिया। समझ में आ गई बात? अच्छा ऑन टू के लिए बात करें तो बेटे, ऑन टू के लिए बात करें ना तो सिंपल मैपिंग डायग्राम से देख लो भाई क्या दिया हुआ है। अच्छा मैपिंग डायग्राम से देखें तो हमने यहाँ पर 1 लिया,
जब तुम 1x की जगह पुट करोगे तो ये कितना देगा, बोले 3 देगा। कितना देगा, 3। 3 तो आएगा भाई, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। अब ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, तो तुमने देखा 1 और 2 तो छूट गए। जब 1 और 2 तो आ ही नहीं सकते, और जब 1 और 2 आ ही नहीं सकते तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो गया, और जब कोडोमेन नॉट इक्वल रेंज के हो गया तो ये फंक्शन भाई ऑन टू नहीं होगा। समझ में आ गई बात। ये बात मैपिंग डायग्राम बनाए और स्पष्ट रूप से नीचे लिख दें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखें बेटे क्या दिया हुआ है। तो ये कहता है कि भाई, चलिए ये क्वेश्चन फटाफट अपने आप करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है इधर बोथ ऑड और बोथ इवन, रिलेशन को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है बात, मैंने समझा दिया है। फटाफट कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इसको नोट करें और करके देखें। इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता है, नीदर 1 1, सही बात है, नीदर 1 1 नॉर ऑल 2 होंगे भाई। अगर फंक्शन रियल से रियल डिफाइन है तो यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा 1 1 के लिए बात करें तो भाई तुम कुछ भी डालो, ठीक है। तुम 1.1 डालो तब भी ये 1 देगा, तुम 1.9 डालो तब भी ये 1 देगा। तो 1 1 तो है ही नहीं, ये तो मैनी 1 है। तुम 1.5 डालो तब भी ये 1 देगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। ऐसे ही ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में अगर तुम देखो तो भाई ये तुम्हारे पास जो यहाँ पर आएगा ये तो ऑलवेज इंटीजर आएंगे, यानी कि रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, बट कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन नॉट इक्वल हो जाएगी रेंज के, तो ये फंक्शन जो है भाई नीदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, मॉडल ऑफ x दिया हुआ है। मॉड ऑफ x दिया हुआ है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, बिल्कुल सही बात है भाई, होगा नहीं। अगर तुम बताओ यार मॉड दिया हुआ है ऑलवेज पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा। अब ये कहता है ये भी रियल है, ये रियल है, ये भी रियल है। अब यहाँ पर -1 डालोगे तब भी 1 देगा, 1 डालोगे तब भी 1 देगा, तो 1 1 तो रहा ही नहीं। और उसके बाद अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में एक सिंपल बात लिखनी है। क्या लिखनी है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। भाई नेगेटिव तो आएगा ही नहीं रेंज में, पॉजिटिव आएगा। तो रेंज इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, बट कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, हेंस कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। क्लियर है। क्वेश्चन को करके देखें अपने आप, जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना बहुत अच्छे से आपको क्लियरली बात समझ में आएगी। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ x1 इज 1 1 और ऑन टू, शुड ऐड करना है कि बोथ 1 1 होगा। तो भाई यहाँ पर सिंपल बात है, अब यहाँ से देखो होल नंबर दिए हुए हैं, होल नंबर W से W डिफाइन है, ठीक है। 0 1 2 3 यही तो है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो तुम, 0 कैसा नंबर है, इवन। इवन में कहानी x + 1 पे चलेगी तो ये 1 दे देगा। 1 कैसा नंबर है, ऑड, तो 1 - 1 कितना, 0 आ जाएगा। 2 कैसा नंबर है, इवन, 2 + 1 कितना, 3 आ जाएगा। 3 कैसा है, ऑड नंबर है, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो ये 1 1 तो होगा ही होगा, 1 1 है नहीं है, एक एलिमेंट एक ही आउटपुट दे रहा है। अब तुम देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर जो, इससे देखो मैं क्लियरली तुमको बता रहा हूँ, यहाँ से इससे जो यहाँ पर जो इवन वाले हैं वो ऑड को कवर कर रहे हैं, और जो ऑड वाले हैं वो यहाँ पर इवन को कवर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो सही बात है भाई, कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगी, फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी। चलिए अगला देखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय द आर a, b। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। इसमें जो बच्चों को दिक्कत आती है वो एग्जाम्पल लेने में दिक्कत आती है कि भाई सर हम एग्जाम्पल कैसे लें, हमें तो यहाँ पर एग्जाम्पल ही नहीं पता चलता कि भाई यहाँ पर जो लेस देन और ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम्पल कैसे लेट किया जाता है। तो देखें भाई, एग्जाम्पल की जब ये बच्चे बात करेगा तो देखें, ओके ठीक, तो देखें भाई रिलेशन क्या दिया हुआ है, बोले सर जी a रिलेटेड टू b इस तरीके से है कि a लेस देन इक्वल टू क्या है, b² है। ये बात तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई, ठीक है इतनी बात। चलिए अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए a रिलेटेड टू b किस तरीके से है, a लेस देन इक्वल टू कितना है, b²। मैंने क्या बताया है तुमको, b की जगह a रख के देख लिया करो, ठीक है। b की जगह अगर हम a रख के देखें
तो a इज लेस देन इक्वल टू कितना a स्क्वायर। अब a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, लेकिन बराबर थोड़ा ना हो सकता है भाई, एक आध चीज के लिए नहीं देखेंगे। तुम कहोगे कि कुछ नंबर्स के लिए तो सेटिस्फाई कर जाएगा, बोले जैसे कि 1,2 1,2 अगर 1,2 रिलेशन में है, 1,2 रिलेशन में है, रिलेटेड टू किससे है, 1,2 अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब 2,2 रिलेशन को बिलोंग करता है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4। तो बोले आ तो गया, बोले 2 लेस देन होगा किससे 4 से, ये बात सही है। अच्छा 3 की बात करें तो 3,3 की बात करें तो यहाँ पर तुम कहोगे भी 3,3 भी करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना 9, या तो छोटा होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत जो यहाँ पर जो आएगी वो दिक्कत किसके साथ आएगी वो देखें यहाँ पर, ठीक है, कि जैसे अगर हम यहाँ पर लें, क्या लें भाई, कि एक जनरल कंडीशन है कि भाई जैसे एक एग्जाम्पल समझे, एक एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, अब ये कहता है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अभी हम जो चेक कर रहे थे हमारे दिमाग में क्या थॉट आता है, दिक्कत तो यही होती है, हम ज़्यादातर जो रिलेशंस पढ़ते हैं वो सेट ए में 1,2,3 एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं, भाई हमारे दिमाग में आते हैं 1,2,2, 3,3, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा था ये बार बार। तुमको लगेगा कि ये बात तो सही है, 2 लेस देन 4 है, 3 लेस देन 9 है, हर बार ये कंडीशन ट्रू आएगी, लेकिन भाई तुम देख तो लो कि रिलेशन जो डिफाइन है वो किस पे है, रियल नंबर पे डिफाइन है, और जब रियल नंबर की कंडीशन यहाँ पर आएगी, बात समझ में आ रही है, रियल नंबर की जब कंडीशन आएगी तो यहाँ पर ये दिक्कत देगा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर ये दिक्कत देगा, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आई बात, सबके लिए a लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर नहीं हो सकता है, समझ में आ गई बात। चलिए अच्छा सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है भाई, अगर यहाँ पर a कॉमा b, ठीक है, रिलेशन में बिलोंग करता है, तो मैंने यहाँ पर बड़ा एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया भाई, कि मैंने तुमसे कह दिया कि ऐसे देख लो 1,2 है, ठीक है, क्या है 1,2, पहले इसको रिलेशन से फॉलो करा दो, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बोले सही बात है, ये कंडीशन वेरीफाई हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर इसका उल्टा ले 2,1 ले, तो 2,1 जब लोगे इसका उल्टा तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये बात तो गलत है ना, 2 कैसे छोटा हो सकता है 1 से, ठीक है, ना बराबर हो सकता है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अच्छा जब ट्रांजिटिव की बात करते हैं तब हमें एग्जाम्पल लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर में बता रहा हूँ उसको यहाँ पर ध्यान दे दें, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर 6,3 लें, क्या लें 6,3, उसको अगर हम रिलेशन से बिलोंग कराएं तो यहाँ पर देखें 6 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही बात है। 3,2 लें, 3,2 को भी सेटिस्फाई कराएं तो 3 यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर 6,3 भी रिलेशन को बिलोंग करता है, 3,2 भी करता है, तो 6,2 भी करना चाहिए। तो 6,2 जब रिलेशन को बिलोंग करेगा तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि कंडीशन क्या है, गलत है, 6 छोटा हो ही नहीं सकता, ना बराबर हो सकता है 4 के 4 के, ठीक है। तो ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव यहाँ पर आता है, क्लियर बात हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाय, ठीक है, इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये मैं आपको देखना बता चुका हूँ, आप अपने आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है अगला 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशंस इन जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय, क्या दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है 2 डिवाइड्स a माइनस बी सो दैट द रिलेशन आर इक्विवेलेंस एंड राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिर्फ समझाऊंगा, करना आपको ये बेटे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें तो ये रिलेशन इस तरीके से है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, अगर हम b की जगह a रख दें तो 2 डिवाइड्स a माइनस a कितना आएगा 0, ठीक है। तो 2 डिवाइड किसको करेगा, 0 को भी करेगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर देखें अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 है तो b माइनस ए भी डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये भी सही बात है,
ठीक है। और इसी तरीके से हम ट्रांजिटिव की तरफ जा सकते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या करना होगा, ट्रांजिटिव में बस इतना करना होगा कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है, और 2 डिवाइड्स b माइनस कितना c, और हमें लाना क्या है, a माइनस सी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका मतलब ये आएगा 2 डिवाइड्स a माइनस सी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो बेटा ये थी आज की क्लास, ये था तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर 1 का वन शॉट, जो बहुत ही डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको बताया। भाई देखिए, चैप्टर आपको आता है, जो गलतियां आप कर सकते थे वो मैंने आपकी यहाँ पर गलतियां हो सकता है कि कुछ कम कराई हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, एक एक चीज़ आपने नोट की होगी, तो यहाँ से आपकी कोई भी गलती नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अगर आपने देखा है तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, ऐसे ही और हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा। और आपको बस इतना करना है, देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने दोस्त जो हैं आपके साथ उनके साथ अगर वीडियो को शेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि टीचर में मोटिवेशन आता है। टीचर सोचता है कि यार बच्चों के लिए मेहनत करनी चाहिए, बच्चे प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे बस आपसे इतना ही है कि और वन शॉट वीडियो आती रहेंगी। प्री बोर्ड का सॉल्यूशन ऑलरेडी आ रहा है इस संडे, ये जो संडे आएगा 15 दिसंबर, ठीक है। इसमें मैथ्स का क्लास 12 में प्री बोर्ड है, उसका सॉल्यूशन मैं जल्द ही आपके साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।